वीआर पे स्टोरीज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और कहानीकार विशाल रजक और यहां आपको भूत, प्रेत, पिशाच, शैतानों और काले जादू की रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि अब वक्त हो गया है डरने का। दिल्ली की सर्द रातें हमेशा से अपनी खामोशी और घने कोहरे के लिए जानी जाती हैं। 15 दिसंबर की वो रात भी कुछ अलग नहीं थी। नंदन विहार कॉलोनी, जो आमतौर पर अमीर और प्रतिष्ठित लोगों का ठिकाना मानी जाती थी, उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। लोग अपने घरों में हीटर के पास बैठे हुए थे और सड़कों पर बस कोहरे की चादर बिछी हुई थी। रात के करीब 2 बजे अचानक एक चीख ने उस खामोशी को तोड़ दिया। ये चीख इतनी तेज और दिल दहला देने वाली थी कि पास के कुछ घरों की बत्तियां जल उठीं। चीख का स्रोत भूतिया हवेली थी, जो कॉलोनी के कोने पर मौजूद थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा कि यह शापित है, तो किसी ने इसे हत्या और खून खराबे की जगह बताया। चीख की खबर मिलते ही कॉलोनी के एक निवासी ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर रोहन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हवेली को देखकर ही यह साफ था कि यह जगह लंबे समय से देखरेख के बिना खड़ी थी। दरवाजे जंग खा चुके थे, खिड़कियों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया, तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। एक युवक का शव बीच हॉल में पड़ा था। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे कट के निशान थे और उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर साफ झलक रहा था। उसके चारों तरफ खून का तालाब बना हुआ था। शव के पास ही पुलिस को एक छोटा सा कागज मिला, जो खून से सना हुआ था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, जिन्हें बचना है वो खामोश रहे। यह संदेश और भी रहस्यमय था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ने जानबूझकर वहां छोड़ा है। इंस्पेक्टर रोहन ने तुरंत शव की तस्वीरें खींचने और फॉरेंसिक टीम को बुलाने का आदेश दिया। साथ ही हवेली की हर कोने की जांच शुरू की गई, लेकिन हवेली में किसी और के होने का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही देर में मृत युवक की पहचान हो गई। उसका नाम कर्ण मेहरा था और वह एक स्थानीय कॉलेज का छात्र था। लेकिन सवाल यह था कि कर्ण इस सुनसान हवेली में क्या कर रहा था। क्या वह यहां किसी से मिलने आया था या उसे यहां लाकर मारा गया? जांच के दौरान पुलिस टीम के कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि हवेली के अंदर का माहौल असामान्य था। दीवारों पर खरोच के निशान थे और जगह जगह अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी अजीब रस्मों के लिए इस्तेमाल होती रही हो। हवेली के आसपास रहने वाले लोग इस घटना पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो सभी ने डर से इनकार कर दिया। किसी ने कहा, हमने कुछ नहीं देखा, तो किसी ने कहा, यह जगह बदनाम है, यहां मत पूछिए। यहां से इंस्पेक्टर रोहन को एहसास हुआ कि यह मामला एक साधारण हत्या से कहीं ज्यादा जटिल है। कर्ण का खून, हवेली की खौफनाक विरासत और पड़ोसियों का डर, सब कुछ किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। रात गहराती जा रही थी और हवेली की खामोशी के बीच इंस्पेक्टर रोहन ने खुद से वादा किया, यह राज चाहे जितना भी डरावना हो, मैं इसे सुलझा कर रहूंगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद इंस्पेक्टर रोहन ने उस पर्ची पर ध्यान केंद्रित किया जो कर्ण की जेब से मिली थी। उस पर लिखा संदेश, जिन्हें बचना है वो खामोश रहे। इसका मतलब साफ था कि कोई किसी को डराने की कोशिश कर रहा था। पर्ची की लिखावट जांच के लिए भेजी गई, लेकिन रोहन का ध्यान अब उस कॉलोनी के लोगों पर था। उनके अजीबोगरीब व्यवहार ने रोहन को शक के घेरे में डाल दिया। सुबह होने पर
रोहन अपनी टीम के साथ नंदन विहार कॉलोनी पहुंचा। उसने कुछ प्रमुख निवासियों को बुलाकर पूछताछ शुरू की, लेकिन उनका डर हर सवाल पर साफ झलक रहा था। रोहन, आपने चीख सुनी थी? एक बुजुर्ग महिला। हां, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। हमने खिड़की तक खोलने की हिम्मत नहीं की। रोहन, हवेली के बारे में क्या जानते हैं? एक और निवासी। साहब, वो जगह अपशगुन है, वहां मत जाइए। जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। कॉलोनी के लोगों का यही जवाब था, डर और चुप्पी। इंस्पेक्टर रोहन ने कॉलोनी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। पता चला कि यह हवेली 20 साल पहले तक एक संपन्न व्यवसायी की थी, लेकिन उसके बाद अचानक उस परिवार के सभी सदस्य एक रात में गायब हो गए। लोग कहते थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। इसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। कई बार लोगों ने वहां अजीब गतिविधियां देखी थीं। रात में रोशनी जलती बुझती, चीखने की आवाजें आती और कभी कभी किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती थी। रोहन ने करण के परिवार से भी संपर्क किया। करण एक खुशमिजाज और होशियार लड़का था। उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था और वह किसी गलत संगति में भी नहीं था, लेकिन उसके फोन की जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कर्ण की चैट हिस्ट्री में आखिरी संदेश हवेली से जुड़ा हुआ था। मुझे कुछ पता चला है, अगर मैं सुबह तक नहीं लौटा तो पुलिस के साथ मुझे हवेली के अंदर ढूंढना। यह संदेश करण ने अपने एक दोस्त को भेजा था। करण का दोस्त विशाल पुलिस के सामने लाया गया। जब रोहन ने उससे सवाल किए तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रोहन, करण हवेली क्यों गया था? विशाल घबराते हुए, सर, हमें लगता था कि हवेली में कुछ छिपा है। कर्ण ने कहा कि वह इसे खुद देखेगा, लेकिन मैं नहीं गया, वो अकेला ही गया। रोहन, क्या छिपा है हवेली में? विशाल धीमी आवाज में, करण कहता था कि वहां एक आदमी को हर रात कुछ करते देखा गया है, जैसे वह किसी अजीब रस्म में शामिल हो। विशाल की बातों से रोहन का शक गहराता गया। क्या हवेली में कोई रहता था या यह सिर्फ एक भ्रम था? रोहन ने हवेली के पास रात में निगरानी करने का फैसला किया। उस रात लगभग 1 बजे रोहन और उसकी टीम ने हवेली के अंदर हल्की रोशनी देखी। कोई परछाई हॉल के अंदर चलती हुई नजर आई। रोहन तुरंत अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो न तो कोई परछाई थी और न ही रोशनी, बस एक डरावनी खामोशी और ठंडी हवा थी। हवेली की दीवार पर एक नया संदेश लिखा मिला, तुम सच के करीब आ रहे हो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश खून से लिखा गया था और यह साफ था कि किसी ने पुलिस को चुनौती दी थी। अब यह साफ हो चुका था कि करण की मौत एक हादसा नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी और कोई हवेली का इस्तेमाल एक खौफनाक खेल के लिए कर रहा था। इंस्पेक्टर रोहन ने मन ही मन कसम खाई कि वह इस रहस्य को हर हाल में सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। इंस्पेक्टर रोहन को पता था कि इस केस को सुलझाने के लिए उसे एक मजबूत गवाह की जरूरत है। करण की मौत से जुड़े हर सुराग को जोड़ने की कोशिश के बीच करण के मोबाइल की गहराई से जांच की गई। फोन में एक और चैट मिली जो मामले को और उलझाने वाली थी। यह चैट कॉलोनी के ही एक व्यक्ति मनोज के साथ थी। मनोज एक साधारण परिवार से था और कॉलोनी के किनारे एक छोटी सी दुकान चलाता था। चैट में करण ने मनोज से कहा था, तुमने जो देखा है उसे छुपाओ मत, सच बताना जरूरी है, वरना और लोगों की जान खतरे में है। रोहन को यकीन हो गया कि मनोज कुछ ऐसा जानता था जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकता था। रोहन ने तुरंत मनोज को थाने बुलाया, लेकिन मनोज की हालत खराब थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें हर वक्त दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रोहन, करण ने तुमसे बात की थी, उसने तुम्हें कुछ बताया था, सच सच बताओ। मनोज घबराते हुए, साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। रोहन,
अगर तुम सच नहीं बताओगे तो अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। करण की मौत कोई हादसा नहीं थी, तुम्हारी चुप्पी उसे बचा सकती थी। मनोज कुछ देर तक चुप रहा, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, साहब, मैंने उस रात हवेली के पास कुछ अजीब देखा था। एक आदमी सफेद कपड़ों में हवेली के अंदर जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। मैं डर गया और वहां से भाग गया। रोहन, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? मनोज, नहीं साहब, कोहरा बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके चलने का अंदाज अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी कोई रस्म निभाने जा रहा हो। रोहन समझ गया कि मनोज इस केस का महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि जिसने करण को मारा वह मनोज तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। रोहन ने मनोज को पुलिस सुरक्षा में रखा और उसे कॉलोनी छोड़ने की सलाह दी। मनोज की बातों से एक और बात साफ हो गई थी, हवेली के अंदर कोई रहस्यमय गतिविधि हो रही थी। वह आदमी कौन था और उसके बैग में क्या था? रोहन ने तय किया कि वह अभी इस केस को खुली चुनौती की तरह लेगा। उस रात रोहन अपनी टीम के साथ फिर से हवेली पहुंचा। इस बार उन्होंने हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। तभी उन्हें हवेली के एक कमरे में एक गुप्त दरवाजा मिला, जो लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा था। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। रोहन और उसकी टीम ने सावधानी से नीचे कदम रखा। तहखाने में घुसते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां कुछ पुराने सामान, लाल कपड़े और एक बड़ी मेज पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। तहखाने की तलाशी के दौरान रोहन को ऐसा महसूस हुआ कि वहां कोई और भी था। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रोहन ने तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक और खून से लिखा संदेश था, सच जानने का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। अब यह साफ हो चुका था कि करण की मौत महज एक शुरुआत थी। हवेली के अंदर कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा था, और अब रोहन के सामने दो चुनौतियां थीं, हवेली के राज को उजागर करना और मनोज की जान बचाना। अगला कदम, तहखाने की रहस्यमय चीजों की फॉरेंसिक जांच और उस सफेद कपड़ों वाले आदमी का पता लगाना। क्या रोहन इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा, या वह भी इस खतरनाक खेल का शिकार बन जाएगा? हवेली के तहखाने से मिले खून के धब्बों और अजीब सामग्रियों ने इंस्पेक्टर रोहन को चौंका दिया था। हर सुराग एक गहरे और खतरनाक सच की ओर इशारा कर रहा था। तहखाने से वापस लौटने के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट में खून के नमूने करण और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के थे। रोहन ने हवेली के पास लगे पुराने सीसीटीवी फुटेज को जांचा। फुटेज में रात के वक्त एक आदमी सफेद कपड़ों में बैग लेकर हवेली में दाखिल होता दिखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह अंदर गया तो बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। रोहन अपनी टीम से, यह आदमी या तो हवेली के अंदर छिपा है या फिर उसने कोई ऐसा रास्ता इस्तेमाल किया है जो हमें नहीं दिख रहा। हमें हर कोना खंगालना होगा। हवेली की तलाशी के दौरान रोहन को तहखाने से जुड़ी एक गुप्त सुरंग मिली। यह सुरंग कॉलोनी के किनारे एक पुराने कुएं तक जाती थी। सुरंग में जगह जगह पर अजीबोगरीब प्रतीक और खून से बने चिन्ह बने थे। रोहन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण अपराध नहीं था। यह किसी खतरनाक काले जादू या तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ा हो सकता है। उधर पुलिस सुरक्षा में रह रहे मनोज पर अचानक हमला हुआ। उसे चाकू मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह बाल बाल बच गया। मनोज के बयान ने कहानी को और खतरनाक बना दिया। मनोज, सर, मैंने उस आदमी को देखा था। वह वही सफेद कपड़ों वाला था। उसने कहा, जो हवेली के राज को खोलेगा वह जिंदा नहीं रहेगा। रोहन ने हवेली की गहराई से जांच की और तहखाने में कुछ छिपे हुए दस्तावेज पाए। उन दस्तावेजों से पता चला कि 20 साल पहले इस हवेली में तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए लोगों की बलि दी जाती थी। हवेली का मालिक, जो एक सफल व्यापारी था, दरअसल एक सीक्रेट तांत्रिक था। लेकिन एक अनुष्ठान के दौरान चीजें गलत हो गईं और पूरा परिवार गायब हो गया। लेकिन यह भी साफ हुआ कि परिवार गायब नहीं हुआ था। उन सभी की हत्या की गई थी
और उनकी लाशें हवेली के तहखाने में एक दीवार के पीछे छिपाई गई थीं। रोहन ने फैसला किया कि वह हवेली में रात गुजारेगा और इस खेल को खत्म करेगा। वह अपनी टीम के साथ तहखाने में पहुंचा। रात के बीच हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई किसी को पुकार रहा हो। तभी सफेद कपड़ों वाला आदमी अचानक सामने आ गया। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। आदमी, तुमने हवेली के राज को खोला है, अब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहन ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन तभी तहखाने की दीवारों से चीखें आने लगी। वह दीवार जहां परिवार की लाशें छिपाई गई थीं, अचानक टूटने लगी। लाशों से उठती सड़ांध और उन पर बने तांत्रिक चिन्ह एक भयानक दृश्य पैदा कर रहे थे। सफेद कपड़ों वाला आदमी असली मास्टरमाइंड नहीं था। उसने खुलासा किया कि वह सिर्फ तांत्रिक अनुष्ठानों को आगे बढ़ाने वाला मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और था, जो आज भी हवेली से अपना खेल चला रहा था। तभी तहखाने में आग लग गई। रोहन अपनी टीम को बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन सफेद कपड़ों वाला आदमी आग में जल गया। आग लगने के बाद हवेली के पास एक और गुप्त सुरंग का पता चला। यह सुरंग शहर के एक बड़े व्यवसायी के बंगले तक जाती थी। जांच में पता चला कि वह व्यवसायी, जो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति था, इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था। वह हवेली का इस्तेमाल अपने अपराध छुपाने और काले जादू के अनुष्ठानों के लिए कर रहा था। रोहन ने सबूतों के साथ व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केस के दौरान रोहन ने एक अजीब बात महसूस की। हवेली से जुड़ी घटनाएं अब भी उसके सपनों में आती थीं। हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वहां से रात में चीखने की आवाजें आती हैं। और रोहन, जिसने सच का पर्दाफाश किया, वह अब भी मन ही मन डरता है कि क्या यह खौफनाक खेल वाकई खत्म हुआ है या यह बस शुरुआत थी। हर सच की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वह कीमत खून से चुकानी पड़ती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। अब वक्त है दूसरी कहानी का। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक ट्रेन का सफर आपके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन सकता है? जब गोवा एक्सप्रेस में 7 दोस्तों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे किसी खौफनाक आत्मा से सामना करेंगे, जो केवल उन्हीं का पीछा करती है जो मदद करने से डरते हैं। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब एक साधारण ट्रेन यात्रा ने 7 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक अनजानी बूढ़ी औरत, जो अपनी मदद के लिए एक हाथ बढ़ाने वाले का इंतजार कर रही थी, एक एक करके उन सबको अपना शिकार बना रही थी। इस खौफनाक सफर की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। जून का महीना था। 7 दोस्तों का सपना था गोवा जाने का। विट्ठल, मोहन और उनके बाकी साथी इस यात्रा के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी। गोवा एक्सप्रेस ने उन्हें अपनी यात्रा पर ले जाने के लिए स्टेशन पर दस्तक दी थी। रात के 10:15 पर ट्रेन के अंदर सबने अपनी अपनी बर्थ ले ली। ठंडी हवा, ट्रेन की हल्की आवाज और गोवा का उत्साह, ये सब मिलकर एक परफेक्ट यात्रा का माहौल बना रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस यात्रा की असली कहानी उन खुशियों के पीछे छिपी थी, जो उन्हें हर पल डर से घेरने वाली थी। रात के करीब 11 बजे जब सबने खाना खाया और बर्थ पर सोने की कोशिश की, तो विट्ठल को नींद नहीं आ रही थी। ठंडी हवा से बेचैन, उसने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर बाहर जाकर ताजगी महसूस की जाए। वह दरवाजे के पास आया और देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी सामान के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। विट्ठल ने उसे हाथ देकर मदद की। औरत ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी पीली टेढ़ी मेढ़ी दांतों ने उसे अजीब सा महसूस कराया। विट्ठल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बर्थ पर लौट आया। रात के 2 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मोहन को अचानक घुटन महसूस हुई। उसने ताजा हवा लेने के लिए दरवाजे पर कदम बढ़ाए और तभी उसने देखा वही बूढ़ी औरत, लेकिन इस बार कुछ और ही था। वह खड़ी थी
और दर्द से चिल्ला रही थी, बेटा, मेरा पैर फंस गया है, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मोहन की धड़कनें तेज हो गई। वह कुछ पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर भी उस औरत की मदद करने का सोच रहा था। लेकिन डर ने उसे रोक लिया। तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और ट्रेन चल पड़ी। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? यह आवाज उसी बूढ़ी औरत की थी, लेकिन अब वह उसके सामने नहीं थी। वह ट्रेन के अंदर खड़ी थी, गुस्से और खून से सनी हुई। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मोहन की रूह कांप गई। वह अब समझ चुका था कि यह सफर सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं था, यह एक खौफनाक कहानी बन चुका था, और उसकी मदद न करने की गलती का उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ने वाला था। यह सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि यह सफर किसी सामान्य यात्रा से कहीं अधिक खतरनाक था। मोहन की घबराहट और डर एक और बढ़ी थी, लेकिन यह खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। असली डर अब शुरू होने वाला था। विट्ठल और मोहन दोनों रात के 2 बजे से उस डर के साये में जी रहे थे, लेकिन अगले दिन की सुबह उनके लिए एक और दिल दहला देने वाली घटना लेकर आई। ट्रेन गोवा की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ था वह दोनों दोस्तों के लिए एक बुरा सपना बन चुका था। अगली सुबह जब ट्रेन गोवा स्टेशन के पास पहुंची, विट्ठल ने मोहन से वह सब कुछ सुना जो उसके साथ रात में हुआ था। मोहन का चेहरा अब उतना ही डर से कटा हुआ था जितना कि उस रात था, और उसने बताया कि उसे महसूस हो रहा था कि वह बूढ़ी औरत अब उसे अकेले नहीं छोड़ने वाली है। उसकी आवाज और चेहरा उसे रात भर पीछा करते रहे थे। जब ट्रेन गोवा स्टेशन पर रुकी तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन अब असली डर सामने आने वाला था। स्टेशन पर खड़े एक स्थानीय व्यक्ति से बात करते हुए उन्हें पता चला कि जो औरत वे दोनों देख चुके थे वह कोई सामान्य इंसान नहीं थी। उस औरत की कहानी सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने उस औरत को देखा है ना? वह तो सालों पहले मर चुकी है। एक रात बारिश में ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश करते हुए वह फिसल गई और ट्रेन ने उसे कुचल दिया। तभी से उसकी आत्मा उसी ट्रेन में भटक रही है, और जो लोग उसकी मदद नहीं करते वह उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। यह सुनते ही दोनों दोस्तों की सांसें थम गईं। उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे अपनी आंखों से उस आत्मा को देख चुके थे, लेकिन क्या यह सच था कि वह उन्हें भी कभी छोड़ने वाली नहीं थी? वह दिन वैसे ही गुजर गया। वे होटल पहुंचे। मोहन उस खौफनाक रात को बार बार याद कर रहा था। उसकी आंखों में वही बूढ़ी औरत का खौफ था। वह बुदबुदाते हुए कह रहा था, वह मुझे छोड़ेंगी नहीं, वह मुझे लेने आएगी। उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ सुनाई दे रहा था। सारी रात मोहन के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। विट्ठल और बाकी दोस्तों ने सोचा कि शायद वह डर के मारे मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन अगले दिन जब वे मोहन का कमरा खोलने गए तो जो दृश्य उन्हें मिला वह किसी की भी रूह को हिला सकता था। मोहन का चेहरा घबराहट से सख्त हो चुका था और उसकी आंखों के आसपास जैसे खून के निशान थे। उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे अपनी नुकीली नाखूनों से नोच डाला हो। विट्ठल और बाकी दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दोस्त मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। मौत का खौफ अब उन पर छा चुका था। क्या मोहन सचमुच उस आत्मा के गुस्से का शिकार हो गया था? क्या उस औरत ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया था, जैसा कि उसकी आत्मा ने अन्य मदद न करने वालों को किया था? विट्ठल और उसके बाकी दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन एक कसम खाई थी उन्होंने यह खौफनाक घटना किसी को नहीं बताएंगे। फिर भी उस रात के बाद से उनका मन अजीब अजीब बातों से भरा हुआ था और गोवा एक्सप्रेस की वह यात्रा हमेशा के लिए उनके दिलों में एक खौफनाक कहानी बनकर रह गई थी। लेकिन एक सवाल अभी भी था, क्या वह आत्मा अब भी अपनी शिकार की तलाश में है? क्या कभी किसी और को उसका गुस्सा महसूस होगा?
जवाब शायद अभी तक कोई नहीं जानता। विट्ठल और उसके बाकी दोस्तों के दिलों में डर की एक गहरी खाई बन चुकी थी, लेकिन वे उस खौफनाक रात को किसी से नहीं बांटना चाहते थे। मोहन की मौत के बाद उनका मन पूरी तरह से बिखर चुका था और हर रात उन्हें लगता था कि कहीं वह आत्मा उनका पीछा तो नहीं कर रही। उनकी जिंदगी अब किसी अजीब सी खौफनाक यात्रा में बदल चुकी थी, जहां हर पल मौत का एहसास होता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इस भयावह अनुभव के बाद विट्ठल और उसके दोस्तों ने गोवा एक्सप्रेस में बैठने से बचने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी शैतानी आत्मा का खौफ हो तो उससे बचना आसान नहीं होता। कुछ महीने बाद विट्ठल को एक दोस्त से खबर मिली कि गोवा एक्सप्रेस में एक और खौफनाक घटना घटी है। यह घटना उनके डर को और भी गहरा करने वाली थी। एक परिवार जो गोवा जा रहा था, वह भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था और उसी ट्रेन में चढ़ने वाली एक बूढ़ी औरत ने उन्हें भी अपने जाल में फंसा लिया था। वह परिवार जो सामान्य यात्रा पर था, उसी आत्मा के शिकार हो गया था। एक रात जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी, उस बूढ़ी औरत ने अपना डरावना रूप दिखाया। एक बच्चा जो अपनी मां के पास सो रहा था, अचानक चीख पड़ा। उसने कहा, मां, वह औरत मुझे देख रही है। मां ने उसे चुप कराया, लेकिन वह बच्चा किसी तरह डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा और ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। जब तक उसके माता पिता उसे पकड़ते, तब तक बच्चा ट्रैक पर गिर चुका था। उस औरत की अजीब सी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी और उसी वक्त ट्रेन का हॉर्न बजा और परिवार की आंखों के सामने एक और दर्दनाक दृश्य हुआ। वही बूढ़ी औरत ट्रैक पर खड़ी थी, जैसे किसी को अपने साथ खींचने का इंतजार कर रही हो। उस रात के बाद से विट्ठल और उसके बाकी दोस्तों का डर और भी बढ़ गया था। वे अब तक नहीं समझ पाए थे कि उस औरत की आत्मा इतनी खौफनाक क्यों थी। क्या वह सच में उन्हीं के जैसे लोगों से बदला ले रही थी जो उसकी मदद नहीं करते थे, या फिर वह किसी और वजह से भटक रही थी, जैसे एक अनसुलझी पहेली जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया था। विट्ठल, मोहन और उनके बाकी दोस्तों का दिल अब अजीब सा महसूस कर रहा था। वे जानते थे कि इस घटना को भूल पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब एक सवाल था, क्या कोई और इस आत्मा के गुस्से का शिकार होने से बच सकता है? इस डरावनी यात्रा के बाद गोवा एक्सप्रेस से जुड़ी घटनाओं ने शहर भर में एक डर की लहर फैला दी थी। लोग कहते थे कि जो भी उस ट्रेन में बैठता है, उसकी किस्मत के साथ खेल होती है और वह औरत उन्हें कभी न कभी अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन क्या सच में इस आत्मा की तलाश खत्म हो गई थी? क्या कभी किसी ने उसकी मदद की थी, या वह हमेशा उन पर अपना गुस्सा निकालने के लिए भटकती रहेगी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है और शायद ये जवाब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप कभी गोवा एक्सप्रेस में सफर करें तो याद रखिए, कभी किसी को मदद करने से न चूकिए, क्योंकि कोई नहीं जानता वह औरत आपकी मदद की कितनी मोहताज हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।